अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नॉन एज हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, यानी कि मुशावरती नफ्सियात की तारीख। आपको पता है कि मुशावरती नफ्सियात क्या बेसिकली डील करती है कि वो प्रॉब्लम्स जो कि आपकी नॉर्मल जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। तो जिस तरह से नफ्सियात की बाकी ज्यादातर शाखों का आगाज वर्ल्ड वार 2 से हुआ, इसी तरीके से काउंसलिंग साइकोलॉजी का आगाज भी वर्ल्ड वार 2 से हुआ। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका में जो वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने जो है वो मुशावरती नफ्सियात की दाग बेल डाली, और जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिवीजन नंबर 17 है उसको सोसाइटी ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी के नाम से पहचाना गया। ठीक है, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिवीजन 17 क्या कहलाती है? सोसाइटी ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, और इसमें अब पीएचडी की सतह पर जो है वो तालीम दी जाने लगी, जिसमें ओहायो, मैरीलैंड, मिसूरी, कोलंबिया और टेक्सास यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ठीक है, अब हम देखें कि काउंसलिंग साइकोलॉजी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इस फील्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस पर लाखों किताबें और रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं। अगर हम देखें तो लोग क्या करते थे, लोग एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के मसाइल सुनते थे और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के वाकयात एक दूसरे से शेयर करते थे। हम जब एक दूसरे से अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के वाकयात शेयर करते हैं तो हमारा बोझ जो है वो कम हो जाता है। हम जो इतना स्ट्रेसफुल फील कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमें सुनने के लिए, हमें समझने के लिए लोग मौजूद हैं और वो हमारी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि मसले को बताने या बयान करने से मसले का हल मिल जाता है, और यही कहावत हमें एक हकीकत की तरफ जो है वो लेकर जाती है कि जब भी हम कभी मुश्किलात का शिकार हों और अगर हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें तो हमें फैसला करने में और मसाइल के हल करने में आसानी हो जाती है। मुशावरती नफ्सियात की तारीख इन कदीम कबीलों से भी मिलती है, जहाँ लोग इकट्ठे होकर अपने मसाइल, तजर्बात और ख्वाब एक दूसरे से शेयर करते थे। इसके अलावा मजहब का भी इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि आपको पता है कि जो मजहब हमें क्या सिखाता है, मुशावरत सिखाता है। ठीक है, और आज भी मजहबी रहनुमा अपने पैरोकारों के मसाइल सुनते हैं और उनका हल पेश करते हैं। बारकफ जो तहलील नफ्सी थी, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उसने ये कहा कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो सब कॉन्शियस का माहिर होता है, और 1960s में इसको बाकायदा जो है वो इसके ऊपर काम करना शुरू किया गया। ठीक है, बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1940 में इसका आगाज किया और इसमें दो तंजीमों ने अहम किरदार अदा किया, सोसाइटी ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड काउंसिल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, सोसाइटी ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी खास तौर पर एपीए की डिवीजन 17 के हवाले से पहचानी गई। फिर जॉन विटले ने, जो कि मशावरती नफ्सियात के मोहरक के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं, उन्होंने पेशेवराना रहनुमाई, ज़हनी सेहत, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और उसके साथ साथ अद्वियात के बगैर और तहलील नफ्सी के तरीके को इस्तेमाल करते हुए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने और उनका इलाज करने के ऊपर जोर दिया। जॉन के नज़दीक मशावरती नफ्सियात की नशोनुमा खुसूसन जंग अजीम दोम के बाद हुई। 1952 में जो जंगी फौजी थे उनको दोबारा से ज़हनी सेहत को बहाल करके नॉर्मल जिंदगी में लेकर आना, ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ठीक है, मुशावरती नफ्सियात साइकेट्री और क्लिनिकल साइकोलॉजी से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हम पेशेवराना तौर पर लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। इसके अलावा जंगी फौजियों और आम आदमी जो कि जंगी हालात की वजह से अपनी मुलाजमत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों से नफ्सियाती तौर पर सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे सकता, तो उनकी मुशावरत और रहनुमाई करके उनको बेहतर रास्ता दिखाया जाता है। 1964 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर मुशावरती नफ्सियात को डिवीजन 17 के तौर पर मुतारिफ कराया। मारीन मुशावरती नफ्सियात ने जो पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की वो नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 1951 में मुनक्किद हुई। पाइवोटल कॉन्फ्रेंस थी मुशावरती नफ्सियात में जो सबसे अहम वाक़या रहनुमा हुआ वो ग्रे स्टोन कॉन्फ्रेंस थी, जो ना कि 1964 में हुई। फिर इसकी फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो डिवीजन 17 ने की। ठीक है, और जिसको टीचर्स कॉलेज प्रेस ने शाया किया। ठीक है, 1968 में इसकी दोबारा इशाअत हुई और मायरीन ने मिलकर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है,
ایڈمنسٹریٹو ٹاسک، پروفیشنل پریکٹس اور ریسرچ اس میں شامل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن اور علاج کے لیے بھی اس کو منظور کیا گیا، اور یوں کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا دنیا میں آغاز ہوا اور اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا.